हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी को सुप्रभात। मैं आज कक्षा 12 वाणिज्य संकाय के अंतर्गत बही खाता विषय की इकाई 6, इसमें मैं आपको वित्तीय विवरणों का विश्लेषण पर प्रकाश डालूँगा। प्यारे बच्चों, गत वर्ष कक्षा 11 में आपको दोहरा लेखा प्रणाली में या बही खाते के अंतर्गत लेखांकन के अंतर्गत जो लेखांकन के चरण होते हैं, स्टेप होते हैं, वो 8 आपको बताए गए थे। सबसे पहले हम सौदे को पहचानते हैं, फिर मापते हैं, फिर उसको लिखते हैं, फिर उसका वर्गीकरण करते हैं, फिर सारांश। ये प्रक्रिया, यहाँ तक की प्रक्रिया आपने कक्षा 11 में पढ़ी और कक्षा 12 में भी आप और आगे पढ़ेंगे। इसमें बहुत सारे जब व्यवहारिक प्रश्नों को आपको बताया जाएगा तब आपको देखने को मिलेगी। उससे आगे की जो क्रिया होती है वो जो वित्तीय विवरण हैं, अंतिम खाते हैं, चिट्ठा और लाभ हानि खाता है, उनका फिर विश्लेषण किया जाता है, फिर उनका निर्वचन किया जाता है और इसके बाद संप्रेषण किया जाता है। तो ये 3 स्टेप जो आपने रह गए थे आपके कक्षा 11 में, वो इस इकाई के माध्यम से आपको बताया जाएगा कि विश्लेषण क्या होता है, निर्वचन क्या होता है, संप्रेषण क्या होता है। विश्लेषण वैसे बच्चों वित्तीय विवरणों को एक सरल से सरल किसी वैज्ञानिक रीति से सरल भाषा में किसी वैज्ञानिक रीति में प्रस्तुत करने का एक तरीका विश्लेषण कहलाता है। वित्तीय विवरणों में जो मदें दी रहती हैं वो केवल वाणिज्य संकाय का जानने वाला व्यक्ति ही समझ सकता है, बट आम लोगों को ये कैसे समझ में आए कि ये जो लिखा है इसका क्या अर्थ है, ये अच्छा है कि बुरा है, ये सारी क्रियाएं करना वित्तीय विवरणों के विश्लेषण के अंतर्गत ही आती हैं। उदाहरण के तौर पर वित्तीय विवरण विश्लेषण में दी हुई राशि संख्यात्मक रूप में होती है, संख्यात्मक मान होता है उनका। 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, कोई राशि 1 लाख लिखी है तो ये केवल उसका निरपेक्ष मान है। आप इसको ना तो अच्छा कह सकते हैं ना ही बुरा कह सकते हैं। इस राशि को इस ढंग से प्रस्तुत करना, इस योग्य बनाना कि इससे आप एक निष्कर्ष निकाल सकें कि ये 1 लाख अच्छा है कि बुरा है या और अच्छा है, ये सब काम करना विश्लेषण करना कहलाता है। जैसे बच्चों मैं आपसे कहूँ कि एक इकाई ने इस साल 1 लाख रुपए का लाभ कमाया, तो अब केवल ये 1 लाख रुपए गणितीय भाषा में संख्यात्मक मान। अभी आप इसको मैं आपसे कहूँ कि बताइए ये लाभ अच्छा है या नहीं है, तो अभी आप किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुँचेंगे। अब यदि मैं आपके सामने एक दूसरा विकल्प और रख दूँ, दूसरी चीज़ और प्रस्तुत कर दूँ, तो फिर आप आसानी से ये बता पाएंगे कि ये अच्छा है या बुरा। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि इस वर्ष उसने 1 लाख रुपए का लाभ कमाया। अब मैं एक दूसरा आंकड़ा और आपके सामने रखे दे रहा हूँ, दूसरी राशि और बोल दे रहा हूँ कि गत वर्ष उसने इसी व्यवसाय से 50,000 रुपये का लाभ कमाया था। तो ये अब अर्थपूर्ण हो गया। तो अभी मैंने आपके सामने 2 राशियां रखी। एक अकेली राशि अकेली कुछ नहीं बोलती है, जब तक उसके साथ दूसरा अंक नहीं आ जाए, दूसरी सारा संख्यात्मक मान नहीं आ जाए, तब तक हम इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते हैं कि ये अच्छा है या बुरा है। या और सरल भाषा में कहूँ कि गत वर्ष की तुलना में सरल भाषा में और बात ऐसी आ जाएगी आपके सामने कि अभी मैंने केवल राशियाँ बोली 50,000 और 1 लाख रुपए।
अब मैं और सरल भाषा में इसको कहूँ कि गत वर्ष की तुलना में लाभ दुगना है और समझने हो गया। दुगने का अर्थ आम सभी व्यक्ति समझते हैं, लेकिन आंकड़ों की दृष्टि से ये राशियाँ जो होती हैं उनको केवल वाणिज्य का ज्ञान रखने वाले व्यक्ति समझ सकते हैं, लेकिन जो वित्तीय विवरण में जो राशियाँ दी हैं उनको समझने योग्य बनाना, सरल बनाना, किसी वैज्ञानिक रीति से उसको सजाना, विन्यासित करना, ये वित्तीय विवरणों का विश्लेषण कहलाता है। और कहूँ कि गत वर्ष की तुलना में लाभ 50% अधिक है, तो ये बहुत ज़्यादा सरल हो जाता है, समझने योग्य हो जाता है। ये सारी बातें ही वित्तीय विवरणों के विश्लेषण के अंतर्गत आती हैं, इन्हीं को वित्तीय विवरणों का विश्लेषण कहते हैं। वित्तीय विवरणों के विश्लेषण दो चीज़ों के लिए होते हैं। एक आय विवरण के लिए तैयार किए जाते हैं। आय विवरण मतलब व्यापार खाता और लाभ हानि खाते की मदों को उन आपस में जो एक दूसरे से मदद जो सार्थक संबंध रखती हैं उनको सरल से सरल किसी वैज्ञानिक रीति से सजाना, विन्यासित करना वित्तीय विवरणों का विश्लेषण है। दूसरे स्थिति विवरण होता है, चिट्ठा होता है। चिट्ठे में हम जानते हैं बच्चों, कल मैंने बताया था कि समता व दायित्व पक्ष होता है और दूसरा संपत्ति पक्ष होता है। तो ये चिट्ठे में जो राशियाँ होती हैं वो केवल संख्यात्मक मान होता है। ये अच्छा है या बुरा है या बहुत अच्छा है, हर व्यवसायिक इकाई के लिए अलग अलग मायने रखता है। जब इनको हम किसी वैज्ञानिक रीति से, वैज्ञानिक ढंग से सजा देते हैं, प्रस्तुत कर देते हैं, इसी को ही हम वित्तीय विवरणों का विश्लेषण कहते हैं। ये वित्तीय विवरण के विश्लेषण के नाम से जाना जाता है। इसके लिए मैंने बहुत सारे क्वेश्चन तैयार किए हैं जो बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं, पूछे गए हैं। विगत परीक्षाओं के आधार पर हमने सारे नोट्स तैयार किए हैं। बोर्ड परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे गए हैं उन्हीं को नोट्स के रूप में हमने वीडियो बनाया है, तो आप इनको देखें। तो पहला क्वेश्चन आप देखिए बच्चों, क्या है आपका? वित्तीय विवरणों के विश्लेषण का अर्थ। भूमिका के तौर पर बहुत सारी बात मैं आपको बता चुका हूँ। अब देखिए वित्तीय विवरणों का, यहाँ वित्तीय विवरण से मतलब आय विवरण और चिट्ठा होता है। अर्थ है वित्तीय विवरणों में दिए गए जो तथ्य होते हैं, आंकड़े होते हैं, जो राशियाँ होती हैं, उनको किसी वैज्ञानिक रीति से, वैज्ञानिक ढंग से सुविधाजनक, जैसा सुविधाजनक हो, भागों में वर्गीकृत करके विन्यास करना। विन्यास करने का मतलब होता है सजाना होता है। मदों को हम अलग अलग वर्गों में बांट लें, फिर उनको इस ढंग से सजा के रखें ताकि वो अर्थपूर्ण हों और उपयोगी हों, जिससे कि उनसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाले जाएं। सभी मैंने बताया था कि एक फर्म ने गत वर्ष में 50,000 रुपये का लाभ कमाया, उसी फर्म में दूसरी फर्म ने दूसरे वर्ष 1 लाख का लाभ कमाया, तो आप निश्चित तौर पर एक निष्कर्ष पर पहुंच रहे हैं कि गत वर्ष की तुलना में उसका लाभ दुगना हो गया है। ये अब ये अच्छा है कि बुरा है, ये इसको आपसे कहूँ कि इसको आप पढ़िए। पढ़ने का मतलब है कि आप इसके ऊपर अपने अभिमत रखें। तो ये काम निर्वचन करना कहलाता है। आंकड़ों की दी हुई चीज़ को पढ़ना, उसका वैज्ञानिक ढंग से उसकी गहराई तक उसके आंकड़ों की कमियों और खूबियों को बताना, ये निर्वचन कहलाता है। और फिर ये जो आंकड़े जब हमारे पास उपलब्ध हो जाते हैं तो हम संबंधित व्यक्तियों को ये दे देते हैं, वही संप्रेषण कहलाता है। तो ये वित्तीय विवरण दोहरा लेखा प्रणाली में जो लेखांकन का जो चरण है, ये 3 स्टेप में ख़त्म होता है। इसमें ये विश्लेषण आ गया। अब जैसे अब मैं और इस उदाहरण से बता रहा हूँ, जैसे कि सार्थक, यहाँ ये शब्द आया था कि वैज्ञानिक रीति से आंकड़ों को वर्गीकृत करेंगे। तो वर्गीकृत करने का मतलब है कि हमेशा विश्लेषण 2 सार्थक मदों के बीच में किया जाता है। जैसे मैं आपसे उदाहरण के तौर पे कहूँ कि चालू संपत्तियों का संबंध चालू दायित्वों से होता है। सामान्यतः कोई भी व्यवसायिक इकाई चालू दायित्वों का भुगतान करने के लिए चालू संपत्तियों का उपयोग करती है। चालू संपत्तियों से जो धन प्राप्त होता है उससे चालू दायित्वों का भुगतान करती है। तो ये दोनों आपस में मदें संबंध रखती हैं, तो हमेशा हम इनके बीच में ही अनुपात निकालेंगे, इनके बीच में ही तुलना करेंगे। जैसे लाभ, किसी व्यवसायिक इकाई के लाभ का मूल्यांकन प्रतिशत हमेशा बिक्री से निकाला जाता है, अन्य दूसरी मदों से उसका प्रतिशत नहीं निकाला जाता है। तो सार्थक का मतलब है कि जो मद दूसरी मद से संबंध रखे। जैसे हम यदि कक्षा में अनुपात निकालें, कक्षा में बैठे हैं तो
हम छात्र छात्राओं का अनुपात निकाल सकते हैं, लेकिन छात्र छात्राओं का अनुपात और जंतुओं के अनुपात आपस में कोई संबंध नहीं रखता है। तो ये जंतुओं का और छात्र छात्राओं का अनुपात निकालेंगे तो सार्थक अनुपात नहीं कहलाएगा, सार्थक प्रतिशत नहीं कहलाएगा। इसको सरल भाषा में व्यक्त करना ठीक नहीं होगा। बट जहाँ कक्षा में छात्र छात्राएँ बैठी हैं, लड़कियाँ 30 की संख्या में हैं और लड़के 15 की संख्या में हैं, अनुपात देखें तो 2:1 बनता है, अर्थात लड़कियाँ लड़कों की तुलना में दुगनी हैं। ये सार्थक परिणाम कहलाएगा और यही संख्यात्मक रूप में इनका विश्लेषण करना कहलाएगा। तो वास्तव में वित्तीय विवरणों में दिए गए आंकड़े स्वयं कुछ नहीं बोलते हैं और उनसे कुछ कहलवाना, ये कहलवाना ही कहलाता, बोलना ही कहता है। जैसे मैंने केवल 1 लाख रुपये राशि बोली, तो 1 लाख रुपये की राशि कोई अर्थ नहीं है उसका, केवल संख्यात्मक मान है। किसी की दृष्टि में ये अच्छी हो सकती है, किसी की दृष्टि में अच्छी नहीं हो सकती है। बट जब मैंने दूसरी राशि सामने रखी तो फिर अब लोगों की दृष्टि में 1 लाख रुपये अच्छी कहलाएगी 50,000 की तुलना में। तो अब 1 लाख वो अपने आप उसका अर्थ निकालने लगा, 1 लाख अपने आप बोलने लगा। ये बोलना ही वित्तीय विवरणों का विश्लेषण कहलाता है। तो और अभ्यास के तौर पे बहुत सारे व्यवहारिक प्रश्न आएंगे। व्यवहारिक प्रश्नों के माध्यम से आपको समझाया जाएगा कि किन किन मदों के बीच में विश्लेषण किया जाता है। ये लेखा शास्त्रियों ने तय किया है कि कौन कौन सी 2 सार्थक मदें होती हैं जिनके बीच में हम आपस में संबंध ज्ञात कर सकते हैं। इसी को बच्चों हम वित्तीय विवरण के विश्लेषण के नाम से जानते हैं। ये बड़े अर्थपूर्ण होते हैं, जिनकी बड़े उद्देश्य होते हैं, जिनकी बड़ी उपयोगिता होती है, जिनसे बहुत सारी नीतियाँ बनाई जाती हैं, जो सरकार के लिए भी, पत्रकारों के लिए भी, विद्यार्थियों के लिए भी, ऋणदाताओं के लिए, निवेशकों के लिए, मालिक, सबके लिए बहुत उपयोगी होते हैं और इनके आधार पर ही हम प्लानिंग करके व्यवसाय को आगे बढ़ाते हैं। अगला क्वेश्चन है, वित्तीय विवरणों के विश्लेषण का उद्देश्य बताइए। वित्तीय विवरण किस उद्देश्य से हम करते हैं? तो व्यवसाय की अर्जन क्षमता। कोई भी व्यापारी लाभ कमाने के उद्देश्य से व्यापार करता है और वो समय समय पर ये जानना चाहता है कि जितनी उसने उसमें पूंजी लगाई है, पूंजी का निवेश किया है, क्या उस पर उचित लाभ हो रहा है कि नहीं। ये जानने के लिए हम वित्तीय विवरणों का विश्लेषण करते हैं। जैसे अभी मैंने उदाहरण आपको दिया था कि किसी फर्म में 1 लाख रुपए का लाभ कमाया, तो अब मैं देखूंगा कि मैंने जितनी पूंजी लगाई है, जैसे मान लीजिए मैंने 10 लाख रुपए पूंजी लगाई है और 10 लाख पर मैंने 1 लाख रुपए का लाभ कमाया है, तो 1 लाख रुपए 10 लाख का 10% होता है। तो अब मैं इस पर अच्छा निष्कर्ष ऐसे निकाल सकता हूँ कि क्या इसी तरह का कोई दूसरा व्यवसाय इतना ही लाभ कमा रहा है तो मैं संतुष्ट रहूँगा, या ये कहूँ कि गत वर्ष की तुलना में मैंने 10 लाख पर इतना ही लाभ कमाया था तो फिर मैं संतुष्ट कहलाऊँगा। यदि नहीं संतुष्ट हूँ तो फिर मैं इसका मतलब मेरे व्यवसाय में कुछ कमियाँ हैं, उन कमियों को दूर करूँगा और उस व्यवसाय को अच्छा बनाऊँगा ताकि अधिक से अधिक लाभ अर्जित कर सकूँ। तो पहला, वित्तीय विवरणों का विश्लेषण करने का उद्देश्य, वित्तीय विवरणों से हम ये पता कर सकते हैं कि जितनी हम पूंजी लगाई है उस पर उचित लाभ हो रहा है कि नहीं। इस उद्देश्य से हम वित्तीय विवरण तैयार करते हैं। दूसरा है शोधन क्षमता का पता लगाना। बच्चों, हम व्यापार में बहुत सारे लोगों से उधार पैसा लेते हैं। हमारे अल्पकालिक देनदार भी होते हैं, दीर्घकालिक देनदार भी होते हैं और हमें एक निश्चित समय के बाद इनका पैसा हमें लौटाना होता है। तो वित्तीय विवरणों के विश्लेषण से अल्पकालिक देनदार, दीर्घकालिक देनदार, ये पता इनका भुगतान करने की हम अपनी क्षमता को माप सकते हैं कि हम अल्पकालिक देनदारों का समय पर भुगतान करने में सक्षम है कि नहीं। ऐसे ही हम दीर्घकालिक दायित्वों का भुगतान करने की स्थिति में है कि नहीं। ये पता हम वित्तीय विवरणों के विश्लेषण से ही पता करते हैं। तो कोई भी व्यवसाय की इकाई ऐसा नहीं होता है कि पैसा उधार मिल रहा है, लेते जाओ। लेकिन साथ साथ में हमें ये भी ध्यान रखना होता है कि हम जो अल्पकालिक पैसा ले रहे हैं या दीर्घकालिक पैसा ले रहे हैं वो निश्चित समय अवधि में उसका भुगतान करने की स्थिति में है कि नहीं। इसका पता हम वित्तीय विवरणों के विश्लेषण से ही पता करते हैं। तीसरा है वित्तीय सुदृढ़ता की जानकारी, वित्तीय स्थिति की जानकारी भी कह सकते हैं। इसके लिए किसी व्यवसाय की इकाई की वित्तीय स्थिति, आर्थिक स्थिति का पता वित्तीय विवरणों के विश्लेषण से ही पता चलता है। जैसे आप बोलते हैं कि वो बहुत बड़ा व्यापारी है, वो छोटा व्यापारी है या वो कमज़ोर व्यापारी है, तो केवल हम व्यापारी के शरीर को देख करके ये नहीं कह सकते हैं कि वो कमज़ोर है या मजबूत है। किसी भी व्यवसाय की इकाई की सुदृढ़ता, आर्थिक स्थिति की मजबूती हम उसके वित्तीय विवरणों से ही पता करते हैं और ये काम वित्तीय विवरणों के विश्लेषण से ही संभव हो सकता है। इसमें हम ये पता करते हैं कि व्यवसाय जो हमारा है
हमारी खुद की पूंजी पर कितना आश्रित है या बाहर की पूंजी पर कितना आश्रित है। जितना हम आंतरिक स्रोतों पर निर्भर रहेंगे अपने व्यवसाय में, उतना ही हमारा व्यापार अच्छा कहलाएगा। बाहरी स्रोतों पर दबाव हमारा कम रहेगा, तो जितनी पूंजी हमारी खुद की होगी वो व्यापार उतना ही मजबूत कहलाएगा। ये जानकारी हमें वित्तीय विवरणों के विश्लेषण से ही प्राप्त होती है। बच्चों, जैसे अभी मैंने उदाहरण दिया था, तुलनात्मक अध्ययन भी हम कर सकते हैं। वैसे अभी मैंने उदाहरण बताया था आपको कि पिछले साल हमने 50,000 का लाभ कमाया और इस साल 1 लाख। ये हम तुलना कर रहे हैं, आसानी से पता कर रहे हैं कि गत वर्ष की तुलना में मेरा लाभ दुगुना हो गया है। हम संतुष्ट हो सकते हैं। यदि ये कम है तो और अधिक बढ़ाया जा सकता है। और क्योंकि व्यवसाय में आगे बढ़ने की कोई एक निश्चित लक्ष्मण रेखा नहीं होती कि यहीं जा कर के ख़त्म हो जाएगी। जितना हम अच्छा करेंगे और अच्छा करेंगे और अच्छा करेंगे तो लाभ हमारा उतना ही बढ़ता चला जाएगा। तो वित्तीय विवरण के विश्लेषण से हम उपलब्धियों का तुलनात्मक अध्ययन भी कर लेते हैं। बहुत सारी चीज़ों का अध्ययन तुलनात्मक रूप से आप देखेंगे व्यवहारिक प्रश्नों में। ये इसका एक उद्देश्य होता है। बजट बनाने में सहायक होती है। बजट सामान्यतः राज्य सरकार, केंद्र सरकार अपने साल भर में कहाँ से कितना पैसा आएगा, कहाँ कितना पैसे का वो उपयोग करेंगे, ये सारी जानकारी उनको वित्तीय विवरणों के विश्लेषण से ही पता चलती है। व्यापारी लोग भी अपना बजट तैयार करते हैं कि हम अगले साल कितना व्यवसाय करेंगे, हमारे वित्त के स्रोत क्या रहेंगे, हम उनका भुगतान कैसे करेंगे। बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके अपना बजट बनाती हैं। तो ये सब काम वित्तीय विवरणों के विश्लेषण से ही संभव होता है। लेखा शास्त्री इसमें बहुत जो लेखा शास्त्री इसमें गहराई से जानते हैं वो उसका विश्लेषण करके आंकड़े देते हैं। फिर तीसरा प्रश्न है, वित्तीय विवरणों के विश्लेषण का महत्व, उपयोगिता, लाभ क्या है, किस किस के लिए लाभ है। पहला है प्रबंधकों के लिए महत्व। जैसे बच्चों आप जानते हैं कि किसी भी व्यवसायिक इकाई की, किसी भी कंपनी की नीतियों का निर्धारण प्रबंधक लोग ही करते हैं। प्रबंधक लोग जो उनके पास आंकड़े आते हैं, जो उनके पास तथ्य आते हैं, उनके आधार पर ही भविष्य के लिए नीतियाँ करती हैं। और उनको जो आंकड़े जो मिलते हैं वो वित्तीय विवरणों के विश्लेषण से ही उपलब्ध होते हैं। जैसे अभी मैंने उदाहरण दिया कितना लाभ कमाया, तो गत वर्ष उनका 50,000 रुपये का लाभ था, इस बार 1 लाख हो गया। तो वैसे कौन कौन से कारण थे जिसके कारण व्यापार का लाभ सीधा 50 से 1 लाख हो गया। तो और हम क्या इससे स्टेप उठाएँ, क्या ऐसी नीतियाँ बनाएं ताकि ये लाभ अब अगले साल 1 से 2 हो जाए या 1 से 4 हो जाए। तो ये सारी नीतियों का निर्धारण प्रबंधक लोग वित्तीय विवरणों के विश्लेषण से ही करते हैं। तो ये उनके लिए फ़ायदा होता है, उनके लिए उपयोगिता होती है, उनके लिए महत्व होता है। विनियोजक वे व्यक्ति होते हैं जो व्यवसाय में पैसा लगाते हैं। तो जो व्यक्ति आप दूसरे के व्यवसाय में पैसा लगाते हैं तो वो इस बात के लिए उत्सुक होते हैं कि जिस व्यापार में की लाभर्जन क्षमता अच्छी होगी उसी में व्यापार में पैसा लगाना वो पसंद करेंगे। जिस व्यापार में उनका धन सुरक्षित होगा उसी में पैसा लगाना सुरक्षित मानेंगे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि व्यापार में बहुत सारे लोग पैसा लगाते हैं जिनको हम विनियोजक कहते हैं। तो विनियोजकों के लिए भी ये सब सारी जानकारी जो होती है वित्तीय विवरणों के विश्लेषण से ही उपलब्ध होती है। ऋणदाता तथा ऋण पत्रधारियों के लिए महत्व। ऋणदाता मतलब लेनदार, ऋण पत्रधारी जिनसे कंपनी ने ऋण लिया है, वो ऋण पत्रधारी। पिछले अध्याय में कंपनी अध्याय में आपको बताया था कि कंपनी ऋण इकट्ठा करने के लिए ऋण पत्र जारी करती है, ऋण पत्रधारी। तो ये दोनों ही व्यक्ति जो है किसी संस्था को धन दे रहे हैं या ऋणदाताओं से अपन वस्तुएं भी खरीदते हैं। तो वित्तीय विवरण के विश्लेषण से ऋणदाता तथा ऋण पत्रधारियों के लिए यह महत्व होता है कि जिस व्यवसाय को उन्होंने धन उधार दिया है उस पर ब्याज मिलने की क्या संभावना है तथा उनका धन कितना सुरक्षित है, उनके लिए भी महत्व होता है कि क्योंकि आप उसी व्यवसाय में धन लगाना या उसी व्यापारी को माल उधार देना पसंद करेंगे जहां आपकी वापसी की संभावना अधिक से अधिक हो। तो ये इनके लिए महत्व हो गया। सरकार के लिए भी महत्व होता है। सरकार उद्योग नीति बनाते समय वित्तीय विवरणों का सहारा लेती है। सरकार जिस व्यवसाय पर उत्पाद शुल्क कम लगाना होता है तथा किस व्यवसाय पर अधिक, इस तरह की व्यवसाय को आर्थिक सहायता, किस तरह के व्यवसायों को आर्थिक सहायता करना होता है, ये सारी चीज़ें सरकार बनाती है उद्योग जगत के लिए। क्योंकि सरकार के लिए जो मुख्य आय होती है वो कर ही होता है, टैक्स ही होता है, टैक्स के माध्यम से होता है। तो सरकार उद्योग जगत के लिए
एक ऐसी नीतियाँ तैयार करती है जिससे उद्योग जगत के लिए फ़ायदा हो, लोग ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा व्यवसाय हो, ताकि सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स मिले। तो सरकार के लिए ये सब आंकड़े जो तथ्य हैं वो वित्तीय विवरण के विश्लेषण से ही उपलब्ध होते हैं, इसलिए सरकार के लिए महत्व है। वित्तीय संस्थाओं के लिए, वित्तीय संस्थाएं व्यापारिक जगत में बहुत बड़ा योगदान रखती हैं, उनके लिए वित्त पोषित करती हैं, आर्थिक मदद करती हैं, योगदान देती हैं। तो कोई भी वित्तीय संस्थान किसी भी व्यापारिक इकाई को ऋण देते समय वित्तीय विवरणों का विश्लेषण अवश्य करती है। विश्लेषण करके ही वो तय करती है कि किस व्यावसायिक इकाई को हमें ऋण देना है या नहीं देना है तो कितना देना है। ये सारी जानकारियाँ उनको वित्तीय विवरण के विश्लेषण से ही संभव हो पाती है। तो ये 5 लोगों के लिए महत्व हो गया। और भी जैसे कर्मचारियों के लिए भी महत्व होता है। कर्मचारी भी ये जानना चाहते हैं कि जिस व्यवसायिक इकाई में वो काम कर रहे हैं उसमें लाभ अर्जन क्षमता उसकी कितनी है, उससे उनकी वेतन, बोनस और उनके कल्याणकारी योजनाएं उनको मिलती हैं, तो वो लोग भी इसमें रुचि रखते हैं। पत्रकारों के लिए भी महत्व होता है, समाचार पत्रों के लिए भी महत्व होता है कि समाचार पत्रों में बहुत सारी जानकारियाँ हमें वित्तीय विवरणों के विश्लेषण से के माध्यम की जो जानकारी है वो समाचार पत्रों के माध्यम से ही मिलती है। छात्रों के लिए भी महत्व होता है। छात्र विशेष तरह के रिसर्च करते हैं तो वो विश्लेषण, उनको वित्तीय विवरणों का जो विश्लेषण है वो वहीं से उपलब्ध होता है। और भी अन्य पक्षकार होते हैं। समाज के लिए भी महत्व है। समाज भी ये जानना चाहता है कि व्यवसायिक इकाइयाँ जो हैं वो कम लागत पर अच्छी वस्तुएं कम कीमत पर हमें उपलब्ध करा पा रही हैं कि नहीं आ रही, इससे भी हमें इस बात की जानकारी मिलती है। तो बहुत सारे और लोगों को भी महत्व होता है, तो वो भी लिखे जा सकते हैं, बताए जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है वित्तीय विवरणों के विश्लेषण की सीमाएं क्या हैं, दोष क्या हैं, कमियां क्या हैं। वित्तीय विवरणों का जब हम विश्लेषण करते हैं तो कौन कौन सी कमियां हमें देखने को मिलती हैं, कौन कौन से दोष मिलते हैं, ताकि उनको कम से कम किए जाए और उनको सार्थक और उपयोगी बनाया जा सके। तो वित्तीय विवरणों के विश्लेषण की अनेक सीमाएँ होती हैं। विश्लेषकों द्वारा प्रदान की गई सूचनाओं का प्रयोग करते समय इन सीमाओं का ध्यान में रखना चाहिए। जब उनका प्रयोग कर रहे हैं तो इन सीमाओं को देखें ताकि हमारे परिणाम सार्थक होते हैं। नंबर 1, आंकड़ों की एकरूपता नहीं होती। एकरूपता का हमेशा अभाव होता है बच्चों। ज़रूरी नहीं है कि एक व्यवसायिक इकाई के आंकड़े दूसरी व्यवसायिक इकाई पर भी लागू हों। एक व्यापारिक इकाई ने संयोगवश मान लीजिए गत वर्ष की तुलना में 1 लाख रुपये लाभ कमा लिया है, तो ज़रूरी नहीं है कि दूसरी व्यवसायिक इकाई ने भी उतना ही लाभ कमाया हो। तो हमेशा आंकड़ों की एकरूपता का अभाव पाया जाता है, तो ये एक व्यवसाय की कमी होती है। सीमित क्षेत्र है जो वित्तीय विवरणों का विश्लेषण किया जाता है, उस सीमित क्षेत्र के आंकड़ों को लेकर किया जाता है। तो सीमित क्षेत्र के लिए हुए आंकड़े ज़रूरी नहीं है व्यापक क्षेत्र पर समान रूप से लागू हों। आप किसी एक क्षेत्र विशेष के आंकड़ों को या स्टेट विशेष के आंकड़ों को, आप राज्य विशेष के आंकड़ों को आप पूरे देश पर लागू नहीं मान सकते हैं, क्योंकि हर क्षेत्र की अपनी अपनी एक सीमाएँ होती हैं। ये भी इसकी एक सीमा होती है। दूसरा है परिणाम अविश्वसनीय भी होते हैं। इनको तैयार करने वाले लोग कुछ दिखावटी आंकड़े पेश करके परिणामों को प्रभावित करते हैं। ये भी एक इसका दोष है, क्योंकि तैयार करने वाला मनुष्य होता है और मनुष्य इसमें कृत्रिम आंकड़े डाल करके उसको वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रभावकारी बना देता है। ये भी इसका दोष है। व्यक्तिगत रुचि का भी बच्चों वित्तीय विवरणों के विश्लेषण पर प्रभाव पड़ता है। किसी वित्तीय संस्थान के विश्लेषण को मैं करूँगा तो उसके परिणाम अलग हो सकते हैं। आप तैयार करेंगे तो अलग होंगे, कि व्यक्तिगत रुचि लोगों की अलग अलग होती है। कोई व्यक्ति उसको तोड़ मड़ोड़ कर किसी प्रभावकारी ढंग से उसको और आकर्षक बना सकता है, और कोई उसको कम दिखाने के लिए आंकड़ों को कमज़ोर दिखा सकता है। तो ये भी एक कमी होती है। भविष्यों के बच्चों हम जो विश्लेषण करते हैं वर्तमान के आंकड़ों को लेकर करते हैं। वर्तमान के आंकड़े ज़रूरी नहीं है भविष्य पर भी व्यापार पर लागू हों। ज़रूरी नहीं है कि गत वर्ष की तुलना में आपने लाभ इस वर्ष अच्छा कमाया तो इतना ही हम अगले साल कमाएंगे, ये कहना भी मुश्किल काम होता है। तो विश्लेषण जो होता है वो वर्तमान के आंकड़ों पर होता है, भविष्य के आंकड़ों पर नहीं। तो वर्तमान के आंकड़े ज़रूरी नहीं है कि भविष्य के आंकड़ों को पर भी लागू हों। तो फिर भी इन थोड़ी सी जो कमियां हैं, इन कमियों को ध्यान में रख कर के हम उनको उपयोगी बनाएं तो परिणाम सार्थक होते हैं। करती है दुनिया, काम करती है और लोग कर रहे हैं। तो विश्लेषण तैयार करते समय इन कमियों को कम से कम रखा जाए ताकि परिणाम और सार्थक हो सके।
अब वित्तीय विश्लेषण की कई तकनीक हैं, कई उपकरण हैं, कई पद्धति हैं। इनको तकनीक उपकरण, यहाँ ये बात ध्यान रखना है, विधियाँ दो हैं और ये विधियाँ नहीं हैं, तकनीक हैं, करने के तरीके हैं, किन किन तरीक़ों से किए जाते हैं। तो वित्तीय विवरणों को सरल एवं समझ में आने योग्य प्रस्तुत करने के लिए इनका विश्लेषण किया जाता है। यही इसका अर्थ होता है वित्तीय विश्लेषण करके जो आंकड़े दिए हैं मदे हैं उनको सरल और समझ में आने योग्य प्रस्तुत किए जाएँ, ताकि आम व्यक्ति अर्थात जो व्यक्ति वाणिज्य का ज्ञान नहीं रखता, उसके अंदर वाणिज्य की योग्यता नहीं है, वह व्यक्ति भी इसको आसानी से समझ जाए, वो इसकी तकनीक के रूप में जानी जाती हैं। इनके नाम ये हैं। पहला है तुलनात्मक विवरण, कंपैरेटिव स्टेटमेंट होता है। अभी मैंने आपको उदाहरण दिया था कि गत वर्ष की तुलना में लाभ गत वर्ष लाभ 50,000 था और इस वर्ष 1 लाख हो गया। तो तुलना बच्चों तभी संभव होगी जब हमारे साथ 2 आंकड़े होंगे, 2 साल के आंकड़े होंगे या 2 फर्मों के आंकड़े होंगे। तो इस विधि के अंतर्गत, इस तकनीक के अंतर्गत हम 2 वर्ष के आंकड़ों का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। इससे हम पता करते हैं कि उसमें क्या कमियां हैं और या क्या खूबियां हैं। तुलनात्मक अध्ययन करने का उद्देश्य यह है कि कमियों को दूर करना और खूबियों को और अच्छा बनाना। तुलना तभी संभव होगी जब 2 वर्ष के आंकड़े होंगे या 2 फर्मों के आंकड़े होंगे। 2 वर्षों के आंकड़ों की तुलना भी कर सकते हैं और 2 फर्मों की भी, बट उनमें एक समानता होना चाहिए। जैसे हम किराने के व्यापारी की तुलना किराने के व्यापारी से कर सकते हैं, लेकिन एक किराने के व्यापारी की तुलना हम सोने चांदी के व्यापारी से नहीं कर सकते हैं। सम आकार या समान आकार विधि, ये भी एक वित्तीय विवरणों का विश्लेषण करने की तकनीक है। इसमें वित्तीय विवरणों में दी गई मदों को, आंकड़ों को एक समान आधार पर प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है, ये निकाला जाता है। उदाहरण के लिए मैं आपसे कहूँ कि अभी मैंने आपको उदाहरण दिया था कि फर्म ने 1 लाख रुपए का लाभ कमाया और उसका साल भर का जो विक्रय है वो 10 लाख रुपए है। तो इसको यदि हम विक्रय से तुलना करें तो ये 10% होता है। तो सरल भाषा में ये कह सकते हैं कि आय विवरण की प्रत्येक मदों को हम विक्रय से मापते हैं, विक्रय से प्रतिशत के रूप में व्यक्त करते हैं, और चिट्ठे की प्रत्येक मद को, प्रत्येक दायित्व को कुल दायित्व से और प्रत्येक संपत्ति को कुल संपत्ति से, इनका आगे भी पूरा विवरण दिया है, वहाँ चर्चा करेंगे। एक प्रतिशत प्रवृत्ति विश्लेषण विधि भी होती है। प्रतिशत के रूप में हम ट्रेड के रूप में देखते हैं कि हमारा व्यापार कहाँ जा रहा है, इसको ट्रेड ही बोला जाता है। एक रेखा चित्र के माध्यम से आपको दिखाया जाता है। आप वर्तमान में देख रहे होंगे कि आपने यदि आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड कर रखा है तो उसमें आपको एक ग्राफ बना हुआ दिखाई दिखता है कि जब हमारे यहाँ कोरोना आया था तब उसका ग्राफ क्या था और आज कहाँ जा रहा है। ऐसे ही हम वित्तीय विवरणों के आंकड़ों को एक ग्राफ के रूप में प्रदर्शित करते हैं। ये भी एक तकनीक है वित्तीय विवरणों को विश्लेषण करने की। इससे हम ऐसी रेखाओं को हम बिना पढ़े लिखे व्यक्ति को भी यदि दिखाते हैं तो फट से समझ जाता है कि पहले रेखा कहाँ शुरू हुई थी, अब रेखा कहाँ जा रही है। यदि रेखा ऊपर की ओर बढ़ रही है तो इसका मतलब है कि हम आगे बढ़ रहे हैं। कोष प्रवाह विवरण भी एक तकनीक होती है। कोष का मतलब फंड से होता है। इसमें विस्तार से आगे पूरा क्वेश्चन दिया है, उस पर चर्चा करेंगे। सामान्यतः कोष का अर्थ यहाँ कार्यशील पूंजी से होता है कि कार्यशील पूंजी का संबंध चालू दायित्व, चालू संपत्तियों से होता है। तो यहाँ हम ये देखते हैं कि कार्यशील पूंजी हमारी बढ़ रही है या घट रही है, ये भी एक तकनीक है और इनका व्यापार के लिए उपयोग होता है। रोकड़ किसी भी व्यवसाय के इकाई के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण तत्व होता है। रोकड़ का प्रभाव अर्थात रोकड़ कहाँ से आई, रोकड़ कहाँ गई, ये भी एक तकनीक होती है वित्तीय विवरण विश्लेषण का। लेखांकन अनुपात विश्लेषण, जैसे अभी मैंने उदाहरण दिया था कि लड़कियों और लड़कों का अनुपात 2:1 है, तो आप आसानी से कह सकते हैं कि लड़कियाँ लड़कों की तुलना में दुगनी हैं। ये भी एक तकनीक होती है वित्तीय विवरणों का विश्लेषण करने का। और एक होता है सम विच्छेद बिंदु विश्लेषण होता है, जहाँ लागत और विक्रय दोनों बराबर होते हैं, वो सम विच्छेद बिंदु कहलाती है। जहाँ व्यापार ने 1 लाख रुपए की कोई वस्तु खरीदी और 1 लाख में ही बेच दी। इसको यदि हम देखेंगे तो दोनों रेखाएं एक समान स्थिति में आ रही हैं। नो लॉस नो प्रॉफिट की कंडीशन में ये होता है। तो ये बहुत सारी तकनीक हैं, अलग अलग तकनीकों का अलग अलग व्यापारों के लिए अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग ढंग से किया जाता है। इन सारी चीज़ों का अध्ययन ई विश्लेषण के अंतर्गत होगा, आप आगे देखेंगे। ये आ गया, देखिए तुलनात्मक विवरण से आप क्या समझते हैं। तुलनात्मक वित्तीय विवरण से आशय व्यवसाय के चालू वर्ष के वित्तीय विवरणों की तुलना
पिछले वर्षों के वित्तीय विवरण से करेंगे या दूसरी अन्य फर्म या व्यवसायिक इकाई के वित्तीय विवरणों से तुलना करके कमियों का पता लगाना ताकि इन्हें दूर किया जाए। मुख्य तौर से तुलना करने का अर्थ यही होता है कि हमारे व्यवसाय में कौन कौन सी कमी है, उन कमियों का पता करें और कमियों का पता लगाकर उनको दूर करें ताकि व्यवसाय की इकाई आगे है। और इसके साथ साथ यदि हमारे पास सामने खूबियाँ आ रही हैं, अच्छाई आ रही हैं, तो उनको और कैसे अच्छा बनाया जा सकता है, तो वो तुलनात्मक विवरण तैयार करने के लिए बच्चों आपको कम से कम 2 वर्षों के आंकड़े होने चाहिए और वो आंकड़े सार्थक होने चाहिए जिनका आपस में संबंध हो। जैसे हम चालू संपत्तियों और चालू दायित्वों का तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं। आय विवरण की प्रत्येक मद का तुलनात्मक अध्ययन हम सकल विक्रय से करते हैं। अन्य दूसरी चीज़ों से करना वैज्ञानिक रीति से ठीक नहीं माना जाएगा। प्रायः इस प्रकार के विवरण में 2 अवधियों की मदों तथा उनके आंकड़ों को इस प्रकार से प्रस्तुत किया जाता है कि उनमें हुए परिवर्तन का सरलता से अध्ययन किया जा सके। तुलनात्मक विवरण में 2 या अधिक वर्षों के आंकड़ों की तुलना की जा सकती है। 2 नहीं, 2 से अधिक वर्षों के अभी हम तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं कि जितने वर्षों के हम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे उतने ही हमारे परिणाम सार्थक होंगे। कई बार ऐसा होता है कि आंकड़े 2 सालों में अचानक रूप से कमी या वृद्धि को दिखा सकते हैं, लेकिन जब 2 से अधिक वर्षों का हम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो फिर ऐसा होना मुश्किल काम होता है। तो जितने वर्षों का हम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे उतने ही परिणाम हमारे सार्थक रहेंगे और ये परिणाम हमारे सामने धनात्मक या ऋणात्मक रूप में आता है। जैसे मैं कहूँ कि गत वर्ष की तुलना में मैंने 1 लाख रुपये ज़्यादा कमाया, ये धनात्मक कहलाएगा, और यदि कम कमाया तो इसको ऋणात्मक कहलाएगा। तो जो राशियाँ अध्ययन के रूप में जो राशियाँ आएंगी वो निरपेक्ष मान के रूप में आएंगी। समाकार विधि में क्या होता है बच्चों? समाकार मतलब समान आधार विधि भी इसको बोलते हैं, कॉमन साइज स्टेटमेंट के नाम से भी जानते हैं। इसमें समान आकार के विवरण ऐसे विवरण होते हैं जिसमें वित्तीय विवरण की मदों को एक समान आधार पर अर्थात एक समान राशि से उसको प्रतिशत के रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है। जैसे बच्चों मैं किसी व्यवसाय की इकाई का यदि लाभ बोलूं कि 10,15,368 रुपये 64 पैसे, इसको कोई भी व्यक्ति याद नहीं रख सकता है और ना ये भी आप नहीं कह सकते हैं कि ये अच्छा है कि बुरा है। बट इस राशि को मैं विक्रय से प्रतिशत के रूप में व्यक्त कर दूं तो आम व्यक्ति को समझने योग्य भी हो जाएगा और आप लंबे समय तक भी याद कर सकते हैं। यदि मैंने इस लाभ का विक्रय से प्रतिशत निकाला और वो 25% आया तो 25% हर व्यक्ति आसानी से उसको याद रख सकता है, समझ सकता है 25% का क्या अर्थ होता है, और ये सरल भी है। इसी को विश्लेषण की संज्ञा दी जाती है। अर्थात आय विवरण समाकार विवरण बनाते समय आय विवरण की प्रत्येक मद को कुल विक्रय से प्रतिशत के रूप में परिवर्तित किया जाता है, प्रतिशत के रूप में उसको दिखाया जाता है कि सकल लाभ विक्रय का कितना प्रतिशत है, शुद्ध लाभ विक्रय का कितना प्रतिशत है, प्रत्यक्ष व्यय विक्रय का कितना प्रतिशत है, अप्रत्यक्ष व्यय विक्रय का कितना प्रतिशत है। ये सारी राशियों को तौलने का आधार कुल विक्रय ही होता है। और ऐसे ही चिट्ठे की स्थिति विवरण की प्रत्येक मद में हम देखते हैं कि प्रत्येक संपत्ति को कुल संपत्ति से प्रतिशत के रूप में दिखाया जाता है और प्रत्येक दायित्व को कुल दायित्व से प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसमें एक समान आधार होता है। आय विवरण में शुद्ध विक्रय आधार होता है प्रतिशत, जिस मद का भी हमें प्रतिशत निकालना है उसको कुल विक्रय से शुद्ध विक्रय से विभाजित करेंगे और प्रत्येक दायित्व को कुल दायित्व से और प्रत्येक संपत्ति को कुल संपत्ति से प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। ये समाकार विधि कहलाती है। इसको समान आकार विधि के नाम से भी जानी जाती है। बच्चों आज के लिए इतना ही। ये वित्तीय विवरणों का विश्लेषण जो दोहरा लेखा की रिकॉर्डिंग का आखिरी चरण है और आखिरी चरण में आपकी थ्योरी की दृष्टि से ये आपका आखिरी अध्याय की ओर भी हम चल रहे हैं। थ्योरी की दृष्टि से लगभग हम 90% की ओर बढ़ रहे हैं। आप इस तरह से वीडियो देखते रहें। धन्यवाद।